हेलो एवरीवन, आज की वीडियो आई गेस पूरी 11th एंड 12th की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि हम एक ऐसा टॉपिक क्लियर करने वाले हैं जो पूरी की पूरी बायोलॉजी में सबसे ट्रिकी टॉपिक है। मैं बात कर रहा हूं बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग वेक्टर्स की। एंड क्लोनिंग वेक्टर्स में जहां पर PBR 322 का डायग्राम दिया हुआ है, जहां से एक क्वेश्चन हर साल आता ही आता है एंड बच्चे पूरी तरह कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या रिकॉम्बिनेंट होता है, क्या ट्रांसफॉर्मेंट होता है, क्या नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होता है, टेट्रासाइक्लिन का क्या रोल है, एम्पिसिलिन का क्या रोल है। एंड अच्छे से अच्छा बच्चा भी इस क्वेश्चन को यूजुअली गलत कर देता है। तो आज की वीडियो के बाद तुम्हारा ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा एंड आज के बाद इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए वो तुम्हारा कभी भी गलत नहीं होगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर अभिनव एंड आज की वीडियो हमारी एक ऑनगोइंग सीरीज की सेकंड वीडियो है जिसमें मैं बायो के जो ट्रिकी टॉपिक्स हैं उसको बिल्कुल सिंप्लीफाई कर देता हूं। इससे पहले मैंने लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन से एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाई है एंड वो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो जैसा कि तुम्हें पता है, क्लोनिंग साइट्स में एनसीईआरटी बताती है कि अगर कोई एक हमारे पास वेक्टर है जैसे कि PBR 322 जो कि एक आर्टिफिशियली कंस्ट्रक्टेड हमारा प्लाज्मिड है, उसमें जो रिकॉग्निशन साइट्स हैं वो जितनी कम होंगी एक एंजाइम के लिए उतना अच्छा है। तो पहले तो बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि क्लोनिंग साइट और रिकॉग्निशन साइट में डिफरेंस क्या है, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं एंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्लोनिंग साइट्स जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा है और रिकॉग्निशन साइट्स जितनी कम होंगी उतना अच्छा है। प्रेफरेबली एक ही रिकॉग्निशन साइट होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपली ये है कि जो आपकी क्लोनिंग साइट है वो इन सारी साइट्स को मिलाकर बोलते हैं। यानी अगर कोई आपसे पूछे कि PBR 322 में कितनी क्लोनिंग साइट्स हैं, तो आप हर एक एंजाइम की साइट को एक एक साइट कंसीडर करके आंसर करेंगे कि इसमें 8 क्लोनिंग साइट्स हैं। तो जितनी ज्यादा क्लोनिंग साइट्स है उतना अच्छा है, क्योंकि उतनी ही हमारे पास फ्रीडम है, उतनी ही हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है कि हम कोई भी एंजाइम यूज कर सकते हैं। लेकिन जहां पर कोई पूछे आपसे कि रिकॉग्निशन साइट कितनी है, तो रिकॉग्निशन साइट एक एंजाइम की साइट को बोलते हैं। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, यहां पर जो BAM-H1 है उसकी अगर एक साइट है तो हम बोलेंगे इसकी सिर्फ एक रिकॉग्निशन साइट है। खुद इमेजिन कर सकते हो तुम कि अगर BAM-H1 की 2 साइट होती तो जैसे यहां पर 2 कट लगते तो इस प्लाज्मिड के 2 टुकड़े हो जाते और ये 2 टुकड़े वापस जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं थी। तो इसीलिए एक एंजाइम की एक सिंगल रिकॉग्निशन साइट होना प्रेफरेबल होता है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन क्या है और इनको हम एज सेलेक्टेबल मार्कर यूज कैसे करते हैं। तो अगर हम बात करें PBR 322 की, PBR 322 में 2 जीन है। एक जीन है यहां से लेके यहां तक, एक जीन है यहां से लेके यहां तक। जो पहले वाला जीन है वो कोई ऐसा केमिकल कोड करता है जिससे एम्पिसिलिन क्या हो जाती है, एम्पिसिलिन खराब हो जाती है, एम्पिसिलिन खत्म हो जाती है। तो अगर आप इस बैक्टीरिया को एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम में डालेंगे, ये जो केमिकल इस जीन से बनेगा वो उस एम्पिसिलिन को न्यूट्रलाइज कर देगा और ये बैक्टीरिया एम्पिसिलिन से मरेगा नहीं। सिमिलरली जो ये वाला जीन है वो कोई ऐसा केमिकल कोड करता है जो टेट्रासाइक्लिन को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये वाला बैक्टीरिया जिसके अंदर अगर ये जीन हुआ तो टेट्रासाइक्लिन अगर उसके मीडियम में है तो वो टेट्रासाइक्लिन से मरेगा नहीं। तो पहली बात तो यही क्लियर हो गई कि ये जीन्स एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंस को कोड कर रही हैं। तो ध्यान रखना, हमेशा एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन है उनको सेलेक्टेबल मार्कर बोलते हैं, ना कि एंटीबायोटिक्स को। तो अब ये चीज क्लियर हुई। अब हम देखते हैं कि अगर इसके अंदर हम कोई फॉरेन जीन इंसर्ट करते हैं तो हम उसको सेलेक्ट कैसे करेंगे, सेलेक्टेबल मार्कर है कैसे। तो मान लो तुमने क्या किया, तुमने टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस जीन है, क्योंकि उसकी सीक्वेंस के विद इन BAM-H1 नाम के जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है उसकी रिकॉग्निशन साइट है, तो तुमने BAM-H1 डाला और यहां पर कट लग गया। और यहां कट लगने के बाद तुमने एक फॉरेन जीन लिया एंड वो फॉरेन जीन भी तुमने BAM-H1 से ही ट्रीट किया है, BAM-H1 से ही एक्सट्रैक्ट किया है एंड वो फॉरेन जीन तुमने यहां पर इंसर्ट करा दिया। अब क्या होगा, क्योंकि एक फॉरेन जीन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन के विद इन इंसर्ट हो गया है तो ये जीन खराब हो जाएगा। जो टेट्रासाइक्लिन का जीन है वो खराब हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी जीन को काम करने के लिए उसकी सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। मान लो उसकी सीक्वेंस है AGCCTCGC, कुछ भी सीक्वेंस है, तुम अगर इसको बीच में से कट कर दो और यहां पर एक कोई और सीक्वेंस, कोई रैंडम सीक्वेंस इंसर्ट कर दो या किसी और जीन की सीक्वेंस इंसर्ट कर दो, तो ऑब्वियस सी बात है ये सीक्वेंस कॉन्टिन्यूअस नहीं रही ना, उसके बीच में कोई और चीज इंसर्ट कर गई है, तो ये सीक्वेंस काम नहीं करेगी और ये जीन अपना प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो इस केस में टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस आ रहा था वो खत्म हो जाएगा और जो हमारा फॉरेन जीन है वो जरूर काम करेगा। लेकिन जो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है वो बिल्कुल ठीक है, उसके अंदर कोई कमी नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मली काम करेगा। तो अब क्या होगा, आपका जो ये वाला प्लाज्मिड है
अगर ये किसी बैक्टीरिया के अंदर गया तो वो बैक्टीरिया एम्पिसिलिन के अगेंस्ट तो सर्वाइव करेगा क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंस जीन है, लेकिन वो बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम में सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि टेट्रासाइक्लिन का जो जीन है वो खराब हो चुका है। अब दिक्कत आती है कि हम इसको सेलेक्ट कैसे करते हैं। तो उसको समझने के लिए कुछ टर्म्स क्लियर होनी बहुत जरूरी है एंड वो टर्म्स मैं तुम्हें साइड में डायग्राम बना के क्लियर करता हूं। तो इमेजिन करो तुमने सारे एक्सपेरिमेंट करने के लिए मान लेते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया लिया है और ई कोलाई के अंदर तुम ये एक्सपेरिमेंट्स करना चाह रहे हो और तुमने जो प्लाज्मिड लिया है PBr322 ये यहाँ पे रखा हुआ है। अब ऑब्वियस सी बात है तुम PBr322 को प्लाज्मिड को एक सॉल्यूशन में लोगे। तुमने एक सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर तुमने अपना BAM-H1 नाम का एंजाइम डाल दिया। अब जरूरी तो नहीं है कि ये BAM-H1 सारे के सारे प्लाज्मिड को कट करेगा, हो सकता है किसी प्लाज्मिड तक ये पहुंच ही ना पाए, लेकिन मान लेते हैं इसने कुछ प्लाज्मिड को कट किया और कुछ को नहीं किया। फिर तुमने इसी सॉल्यूशन में जो आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो फॉरेन जीन है, उसे इंसर्ट कर दिया और DNA लाइगेज ऐड कर दिया। अब क्या गारंटी है कि जो भी प्लाज्मिड कटा है उसके बीच में फॉरेन जीन आएगा ही आएगा और DNA लाइगेज उसको सील करेगा ही करेगा? ऑब्वियस सी बात है, नहीं है। हो सकता है कुछ प्लाज्मिड में ऐसा हो, लेकिन कुछ प्लाज्मिड कटे हो और फिर से DNA लाइगेज उनको आपस में ही जोड़ दे, तो आपके पास प्लाज्मिड की दो पॉपुलेशन बनेगी। एक प्लाज्मिड होगा जिसके अंदर जो फॉरेन जीन है वो इंसर्ट हुआ है और एक प्लाज्मिड होगा जिसके अंदर फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ है। तो अगर हम इनको नाम दें तो जो पहले वाला जीन है, पहले वाला जो प्लाज्मिड है, इसको बोलेंगे हम रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड क्योंकि इसके अंदर एक DNA इंसर्ट हुआ है, फॉरेन DNA इंसर्ट हुआ है, तो ये रिकॉम्बिनेंट है। एंड जो दूसरा प्लाज्मिड है इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। ठीक है, इतना क्लियर है? अब हम क्या करेंगे, अब हम ई कोलाई बैक्टीरिया लेंगे और ई कोलाई बैक्टीरिया के अंदर ये प्लाज्मिड इंसर्ट कराने का ट्राई करेंगे। नाउ लॉजिकली तीन पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि जो बैक्टीरिया है वो प्लाज्मिड को उठाता ही नहीं है। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि बैक्टीरिया प्लाज्मिड को तो उठाता है बट वो ऐसे प्लाज्मिड को उठा लेता है जिसमें फॉरेन जीन इंसर्ट नहीं हुआ था। एंड फाइनली जो तीसरी पॉसिबिलिटी है वो ये है कि बैक्टीरिया उस प्लाज्मिड को उठाता है जिसके अंदर हमारा जो पसंद का फॉरेन जीन है वो इंसर्ट हुआ था। नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इन तीनों में से हमारे मतलब का बैक्टीरिया कौन सा है, हमें बायोटेक्नोलॉजी के लिए कौन सा बैक्टीरिया चाहिए। चलो, तो अब हमें पता चल गया कि ई कोलाई की तीन सेपरेट आपकी कॉलोनीज बनेंगी, तीन सेपरेट पॉपुलेशन होंगी। पहली पॉपुलेशन जिसके पास कोई प्लाज्मिड नहीं है, दूसरी पॉपुलेशन जिसके पास ये वाला प्लाज्मिड यानी कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है, एंड तीसरी पॉपुलेशन जिसके पास कौन सा प्लाज्मिड है, ये वाला यानी कि रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। अब आप इनका नाम क्या क्या रखेंगे? तो याद करो जेनेटिक्स में ग्रिफिथ्स प्रिंसिपल। ग्रिफिथ का जो ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल है, शायद तुम्हें याद होगा कि जो बैक्टीरिया होता है अगर वो कोई फॉरेन DNA को, जो उसके सराउंडिंग में DNA है, उसको अपटेक कर लेता है तो हम उस प्रोसेस को ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं एंड ऐसे बैक्टीरिया को हम ट्रांसफॉर्मेंट बोलते हैं। तो यहां पर भी सेम नामकरण होगा, सेम नोमेनक्लेचर होगा। जो पहले वाला बैक्टीरिया है, क्योंकि उसने इन दोनों में से कोई भी DNA अपटेक नहीं किया तो हम इसको बोलेंगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। लेकिन जो बचे हुए दोनों बैक्टीरिया हैं उन्होंने कोई ना कोई अपने मीडियम में से DNA को अपटेक किया है, इसलिए ये होंगे ट्रांसफॉर्मेंट्स। लेकिन अब ट्रांसफॉर्मेंट्स में भी जो पहले वाला बैक्टीरिया है जिसने नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड उठाया है, इसको हम बोलेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। मतलब ये ट्रांसफॉर्मेंट तो है क्योंकि इसने कोई प्लाज्मिड उठाया है, बट जो प्लाज्मिड है उसके अंदर फॉरेन जीन नहीं है, इसलिए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन जो तीसरी पॉपुलेशन है, तीसरी पॉपुलेशन में ये ट्रांसफॉर्मेंट भी है और ये रिकॉम्बिनेंट भी है, क्योंकि इसने रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को उठाया है तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट, और क्योंकि किसी ना किसी प्लाज्मिड को उठाया है इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेंट है। तो यहां पे हमारे पास तीन पॉपुलेशन बन गई, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। एंड अब तक तुमने शायद गेस कर ही लिया होगा कि हमारे मतलब का जो बैक्टीरिया है वो है ये जो थर्ड पॉपुलेशन है, मतलब जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, हमें उससे मतलब है क्योंकि इसी के अंदर हमारा फॉरेन जीन ऑफ इंटरेस्ट है, पहले दोनों हमारे मतलब के नहीं है। तो अब हमारा काम है कि हमें इन तीनों बैक्टीरिया में से इस पॉपुलेशन को, जो थर्ड वाली पॉपुलेशन है, उसको आइसोलेट करना है, उसको सेपरेट करना है। लॉजिकल सी बात है, अगर तुमने ये सब चीजें की, ये तुम्हें दिख थोड़ी ना रही है, ये सब काम एक सॉल्यूशन में हो रहा है। आपको पता है कि सॉल्यूशन के अंदर तीन तरीके के बैक्टीरिया हैं, बट आपको ये नहीं पता कि हाँ ये वाला बैक्टीरिया मेरे पसंद का है, ये मुझे पसंद नहीं है। नहीं, वो सब आपको पता है कि इसके अंदर होगा, बट आप उसको देख नहीं सकते हो। तो इसको विजुअलाइज करने के लिए, इसको सेलेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, अब वो समझते हैं। तो आई होप यहां तक तुम्हारा कोई डाउट नहीं होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि तुम देख सकते हो कि जो पहले वाला बैक्टीरिया है
जो कि नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है, उसके पास कोई भी प्लाज्मिड नहीं है, और हमें पता है जो हमारी प्लाज्मिड है वो टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन इन दोनों के अगेंस्ट रेजिस्टेंट प्रोवाइड करती है। तो तुम इजीली गैस कर सकते हो, क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास इनमें से कोई भी जीन नहीं है, क्योंकि कोई प्लाज्मिड ही नहीं गया है, वो इन दोनों एंटीबायोटिक के अगेंस्ट क्या होगा, सेंसिटिव होगा, वो रेजिस्टेंट नहीं होगा, वो इन दोनों एंटीबायोटिक से मर सकता है। तो अगर तुम कोई भी एंटीबायोटिक डालोगे मीडियम में, वो बैक्टीरिया मर जाएगा। तो मान लेते हैं हमने एम्पिसिलिन इंसर्ट किया। जैसे ही आप मीडियम में एम्पिसिलिन डालोगे, एम्पिसिलिन डालते ही नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मर जाएंगे, लेकिन आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स भी और रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स भी जिंदा रहेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही केस में एम्पिसिलिन का जो जीन है वो फंक्शनल है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस इस बैक्टीरिया के पास होगी, लेकिन जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस भी होगी, लेकिन जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं उनका ये जीन खराब हो चुका है, तो उनके पास टेट्रासाइक्लिन जो रेजिस्टेंस है वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हमने एम्पिसिलिन डाला, एम्पिसिलिन डालते ही हमारे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स मर गए। अब हमारे पास सिर्फ दो ही पॉपुलेशन है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे एक ऐसे मीडियम पे जिसके पास टेट्रासाइक्लिन होगा। अब टेट्रासाइक्लिन डालते ही तुम गेस कर सकते हो कि जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं वो मर जाएंगे, क्योंकि इनका जो जीन है वो हमने इनएक्टिवेट कर दिया है बाय द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन जीन, इसीलिए ये टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। बट जो आपके नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है ये सर्वाइव करेंगे, क्योंकि इनका वो जीन फंक्शनल है। तो यहां आप नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट्स में डिफरेंशिएट कर पाए। आई नो, अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर जो हमारे मतलब का बैक्टीरिया था, जिससे हमें कुछ फॉरेन जीन बनवाना था, जिससे हमने एक फॉरेन प्रोटीन बनवाना था, हमने वो ही मार दिया। जैसे ही हमने टेट्रासाइक्लिन ऐड की है, हमारे मतलब वाला बैक्टीरिया मर गया और जो हमें नहीं चाहिए था वो बच गया। क्या फायदा हुआ इसका? एक्चुअली हम क्या करते हैं, हम ये चीज़ डायरेक्टली नहीं डालते हैं। हमने जैसे एक कल्चर मीडियम में, कल्चर प्लेट पे, अगर आपने, जैसे कि मैं आपको डायग्राम से समझाऊं, मान लो एक कल्चर प्लेट में तुमने बैक्टीरिया को कॉलोनी की फॉर्म में विजुअलाइज कर रखा है। तुम्हें पता है कि ये जो 6 कॉलोनीज हैं ये बैक्टीरिया की हैं, और इस मीडियम में एम्पिसिलिन था, तो तुम्हें पक्का पता है कि ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट तो पक्का नहीं होगा, या तो ये क्या होगा, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा या नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होगा, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेंट जरूर होगा, है ना। अब जब तुम चाह रहे हो कि तुम इसमें से रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर लो और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को अलग कर दो, तो आप टेट्रासाइक्लिन को डायरेक्टली इस प्लेट में नहीं ऐड करोगे, आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग एक प्लेट लोगे और उस प्लेट को ब्रीफली इसके ऊपर टच करोगे। उससे क्या होगा कि इन बैक्टीरिया की कॉलोनी का कुछ पार्ट इस प्लेट में आ जाएगा। तो आप इमेजिन करो कि हमने एक सेकेंड प्लेट ली जिसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन है, और इसको उठा के इसके ऊपर रखा और फिर हमने इसको हटा लिया। इन कॉलोनीज का थोड़ा थोड़ा पार्ट इस वाली प्लेट के ऊपर भी आ जाएगा, और इस तरीके से हमें चल जाएगा पता कि कौन सी कॉलोनी किस नंबर पर आई है। फिर हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी कॉलोनी ग्रो कर रही है और कौन सी नहीं कर रही है। तो हमने देखा कि मे बी कॉलोनी नंबर 2, कॉलोनी नंबर 4 एंड कॉलोनी नंबर 5 ये मर गई, ये ग्रो नहीं कर पाई। 1, 3 एंड 6 ग्रो कर रही है। तो अब आप श्योर हो गए कि 1, 3 एंड 6 कौन होंगी, वो होंगी नॉन रिकॉम्बिनेंट, क्योंकि उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस था। लेकिन जो आपकी 2, 4 और 5 नंबर कॉलोनी है, क्योंकि वो टेट्रासाइक्लिन की प्रेजेंस में मर गई, मतलब उनके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका जो जीन है वो खराब हो चुका है बाय द इंसर्शन ऑफ अ फॉरेन जीन, एंड यही कॉलोनीज हैं जो हमारे मतलब की हैं। तो हम इन बैक्टीरियाज को यहाँ से आइसोलेट करेंगे और इन बैक्टीरियाज को हम अपना फॉरेन प्रोटीन बनवाने के लिए यूज करेंगे। तो आई होप ये टॉपिक तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम एंटीबायोटिक्स को यूज करके अपने जो पसंद के बैक्टीरिया होते हैं उनको आइसोलेट कर सकते हैं, उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। अब लॉजिकल सी बात है, क्योंकि यहां पर आप दो एंटीबायोटिक्स को यूज कर रहे हैं, 2 बार प्लेटिंग कर रहे हैं, तो एक बड़ा कम्बरसम मतलब एक बहुत ही मुश्किल सा, एक बहुत ही थकाने वाला प्रोसेस है। तो एनसीईआरटी यहां पर लिखती भी है कि ये जो प्रोसेस है ये काफी कम्बरसम है, क्योंकि इसमें आप 2 सेपरेट एंटीबायोटिक्स को एक साथ यूज कर रहे हैं। इसीलिए हमने कुछ ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर बनाए हैं, एंड वो ऑल्टरनेट सेलेक्टेबल मार्कर यूज करते हैं एक एंजाइम जिसका नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बच्चों कीप इन माइंड, PBR 322 के अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जीन नहीं है, वो एक सेपरेट वेक्टर था, ये एक सेपरेट वेक्टर के अंदर है। दोनों कॉन्सेप्ट्स को मिक्स मत करना। PBR 322 के अंदर टेट्रासाइक्लिन एंड एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसी और वेक्टर के अंदर होगा। तो इसको समझते हैं। तो मान लो एक प्लाज्मिड है
जिसके अंदर यहां पर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एक एंजाइम है, उसका जीन है। तो ये जो जीन है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम के एंजाइम को कोड करता है, और ये जो एंजाइम बनता है इससे वो एक रिएक्टेंट को एक कलर्ड प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगा तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते टाइम कलर चेंज हो जाएगा। अब हमने इस चीज को कैसे यूज किया, अगर तुम इमेजिन करो कि इस जीन के अंदर, बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन के अंदर हम एक फॉरेन जीन डाल दें। मान लो वो फॉरेन जीन है जो हमारी पसंद का जीन था, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट था। तो लॉजिकली तुम्हें पता है कि जैसे ही ये जीन इंसर्ट होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज का जो जीन है ये खराब हो जाएगा, ये इनएक्टिवेट हो जाएगा, ये काम नहीं करेगा। तो अब देखो सेम केस होगा, दो तरीके के बैक्टीरिया होंगे, एक बैक्टीरिया जो इस वाले प्लाज्मिड को उठाए, एक जो इस वाले प्लाज्मिड को उठाएगा। एंड तुम खुद लॉजिकली देख सकते हो कि जो पहले वाला केस है उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, क्यों? क्योंकि उसका जीन काम कर रहा है। लेकिन जो सेकंड वाला केस है इसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज के जीन को हमने इनएक्टिवेट कर दिया है, एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, जिसे एनसीईआरटी यहां पर मेंशन करती है। तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की वजह से ये वाला जो बैक्टीरिया है ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना पाएगा। अब खुद सोचो कि अगर तुम एक कल्चर प्लेट लो और इस बैक्टीरिया को भी ग्रो कराओ और इस बैक्टीरिया को भी ग्रो कराओ, तो ऐसे हमारे पास मल्टीपल कॉलोनीज है और हमें नहीं पता कि कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट की है, कौन सी कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट की है। लेकिन जैसे ही तुम सबस्ट्रेट डालोगे एकदम से क्या होगा, जिस भी कॉलोनी के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम होगा वो अपना कलर चेंज कर लेगी, एंड जो कलर चेंज होगा वो कलर होगा ब्लू। तो आपकी कॉलोनीज, कुछ कॉलोनीज ब्लू कलर में चेंज हो जाएगी। एंड जैसे ही कॉलोनी ब्लू हो गई आप श्योर हो जाओगे कि इस बैक्टीरिया के पास बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज है मतलब इसके अंदर फॉरेन जीन नहीं गया है। एंड जिस कॉलोनी ने अपना कलर चेंज नहीं किया, जो व्हाइट की व्हाइट रही, उसके अंदर बीटा गैलेक्टोसाइडेज इनएक्टिवेट हो गया है। और इनएक्टिवेट क्यों हुआ है? क्योंकि उसके अंदर फॉरेन जीन आपने इंसर्ट कर दिया है। तो यहां पर बिना बैक्टीरिया को मारे, बिना एंटीबायोटिक यूज किए आप श्योर हो गए कि आपके पास कौन सी कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की है एंड कौन सी कॉलोनी नॉन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया की है। आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि यहां पर हमने ट्रांसफॉर्मेंट्स एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स की बात क्यों नहीं की। भाई जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट बैक्टीरिया होगा, जिसके पास ना ये प्लाज्मिड है ना ये प्लाज्मिड है, उसके अंदर भी तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं होगा, उसकी कॉलोनी भी तो कलरलेस होगी। तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स में और रिकॉम्बिनेंट्स में? तो इसका आंसर तुम मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, एंड मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुमने सही सोचा है या नहीं। तो आई होप आज की वीडियो के बाद इस टॉपिक में तुम्हारा कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो तुम नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के मुझसे पूछ सकते हो, एंड मैं तुम्हें आंसर बैक जरूर करूंगा। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो जो तुम्हारा पूरी बायोलॉजी में 11th एंड 12th में क्लियर नहीं है, तो तुम मुझे नीचे लिखकर बताओ, एंड उस पर भी मैं एक वीडियो बनाकर जल्दी ही अपलोड करूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।